हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफिसर इन स्केल 2, 3, 4 एंड 5th पोस्ट के लिए वैकेंसीज है भाई। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है 6 दिसंबर से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का वो 23 दिसंबर तक रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में वैकेंसीज की सारी डिटेल्स और फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने फॉर्म को बिना कोई मिस्टेक्स के भर सकते हैं। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऑल ओवर इंडिया से गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको गूगल पे या क्रोम पे जाके सर्च कर लेना होगा newvacancy.in। ठीक है, newvacancy.in सर्च करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, तो आप पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वैकेंसीज की ओवरव्यू को देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई बता दिया गया है कि आप 551 पोस्ट पे वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 551 है। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है। ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट मैंने पहले बता दिया है 23 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पे 25 से 35 साल की एज लिमिट है। जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पे 25 से 38 साल की एज लिमिट है। ठीक है, उसी तरह से फॉरेक्स एंड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए देखें तो 26 से 32 साल की आपकी एज लिमिट होती है। उसके बाद जो भी अदर पोस्ट मिलते हैं, अदर पोस्ट में जो 40 से 45 साल की एज लिमिट होगी। ठीक है, अब हम बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। एसटी एससी के लिए यहाँ पे मात्र 118 रुपये पेमेंट करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल्स की बात करें तो कौन से कास्ट कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट है वो देख लेंगे। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे, कौन से पोस्ट में कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, चीफ मैनेजर, डिजिटल बैंकिंग, वो सब आपको देख लेना है। यहाँ पे स्केल भी बता दिया कि कौन से स्केल के लिए पोस्ट है एंड नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं कौन से वैकेंसीज में, वो आप यहाँ पे भली बात ही देख सकते हैं। जनरलिस्ट ऑफिसर और जनरलिस्ट के लिए देख सकते हैं कि स्केल 2 एंड 3 के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट दे दिया गया है, और बाकी लोग पोस्ट के लिए 1, 2, 15, 16 ऐसे है। ठीक है, टोटल पोस्ट 551 हो जाते हैं। आप देख लेंगे कि आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बता दिए गए हैं कि कौन से पोस्ट में आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहने वाली है। तो आप यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप जो है भाई वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट करके देख सकें और समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे सारे पोस्ट की मैं यहाँ पे भाई बता दे रहा हूँ जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न बताया गया है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लें कि CBT फॉर स्केल 4 एंड 5 और फॉरेक्स एंड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका भाई यहाँ पे एग्जाम होगा, जो कि प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और उनका एग्जाम जो होता है 75 मिनट का होता है। उसके बाद जो अदर पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सारा का सारा भाई रहेगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे के पेपर होंगे। ठीक है, बाकी अदर पोस्ट के लिए यानी कि देख सकते हैं कि CBT स्केल 2 एंड 3 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है तो उसकी दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज जो है ओपन हो जाता है। तो आप बिल्कुल न्यू यूजर हैं, कभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाना होगा ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज भाई ओपन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है। जैसे मेरा नाम मनीष हुआ तो मैं यहाँ पे मनीष लिख लूँगा। कंफर्म फर्स्ट नेम भी मनीष लिखूंगा, ये कैपिटल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप स्मॉल मत लिखना भाई, कैपिटल ही सब कुछ लिखना है। जैसे मैं मनीष लिख दिया। अब लास्ट नेम में मैं कुमार लिखूंगा, तो लास्ट नेम में मैं कुमार लिख दिया। कंफर्म लास्ट नेम में भी कुमार लिखूंगा। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है। तो मनीष कुमार मेरा हो गया फुल नेम। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर इंटर करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से। यहाँ पे जो भी आप डिटेल देंगे वो 2 बार आपको इंटर करना होगा। अब बात आती है ईमेल आईडी की। तो मान लेते हैं मेरा ईमेल एड्रेस है manish@gmail.com, तो मैं यहाँ पे बस मनीष लिखूंगा। ठीक है, स्मॉल में मनीष लिख दूंगा क्योंकि जीमेल स्मॉल लिखाते हैं। मनीष @ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा gmail.com ये हो जाएगा। ठीक है, तो manish@gmail.com हो गया। कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको पूरा लिखना होगा, manish@gmail.com पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को इंटर करेंगे एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इसकी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे भेज दी जाती है।
तो उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स को भी अपलोड करने हैं। तो फोटो जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड करेंगे एंड सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। फोटो एंड सिग्नेचर की मैं क्राइटेरियाज भी बता देने वाला हूँ, कितने साइज का आपका फोटो होगा एंड कितने साइज का आपका सिग्नेचर होगा। तो यहाँ पे ये PDF खुल चुका है। फोटोग्राफ की यहाँ पे साइज की बात करें तो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 50 KB के अंडर में आपका फोटोग्राफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो भाई सिग्नेचर देख सकते हैं कि सिग्नेचर भी 20 से 50 KB के बीच में होगा। नहीं भाई सॉरी, यहाँ पे देखते हैं 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होगा, 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे करके आप फोटो एंड सिग्नेचर्स को अपलोड कर लेंगे। फोटो यहाँ पे 20 से 50 KB रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स अपलोड हो चुके हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस डिटेल वगैरह पोस्ट डिटेल देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC, ST SC, जिस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप 40% से ज़्यादा है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कास्ट कैटेगरी के लिए बता दूं कि अगर आप अदर कास्ट चूज करते हो तो यहाँ पे सब कास्ट की भी ऑप्शंस आ जाती है, तो उस अपने जाति का नाम लिख देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि मारे जा चुके थे 1984 के राइट में। अगर ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो आप यहाँ पे नो करें। उसके बाद रिलीजियन यानी आप कौन से धर्म समुदाय से बिलोंग करते हैं उसकी यहाँ पे डिटेल देनी है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। अब आपको यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी बताना है, यानी आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन होंगे ESO और SSCO से तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी नो कर लेना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन अगर आप हो तो इसके लिए तो भाई ऑफ ही हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नो कर लिया इसलिए यहाँ पे ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है भाई कि अगर आपके ऊपर कोई लोन हो जिसे आप रीपेमेंट करते होंगे, लोन हो, क्रेडिट कार्ड भाई ड्यूज होगा, तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है इज आर द एडवर्ड रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एक्सीडेंटल मैरिटल, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है या आपके कैरेक्टर पे कोई सवाल हैं तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप बोला जा रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा इंडियन ही रहेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार से यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स आते हैं, उसी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप हो सकता है दूसरे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग एग्जाम सेंटर्स आएंगे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जन्म के महीने को सिलेक्ट करेंगे एंड जन्म के ईयर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भाई सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे एज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है, ट्विन ब्रदर सिस्टर्स बोला जा रहा है, तो अगर होंगे तभी यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। अगर होंगे तो आपकी भाई जो भी जुड़वा भाई बहन है उनकी नाम और जेंडर को भी देना होगा, ठीक है। नहीं है तो नो करें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस देना है, शादी हुई है नहीं हुई है तो अनमैरिड कर देंगे, नहीं हुई होगी तो मैरिड कर लेंगे। उसके बाद फादर्स यानी पिताजी का नाम अपने दे देंगे। मदर्स नेम में माता जी का नाम देना है। स्पॉज नेम तभी देना है अगर आप मैरिड होते तब देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल देने हैं। एड्रेस डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने विलेज या सिटी का नाम दे देंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं। एड्रेस लाइन 3 में पुलिस स्टेशन का नाम। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे आप अपने एरिया पिन कोड को लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल मांगती है नीचे में, तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बटन पे टिक करेंगे तो दोनों एड्रेसेज आपके सेम हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में आते हैं, यहाँ पे GST इनवॉइसिंग बोला जा रहा है, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट पे करने होंगे वो शो हो जाते हैं, जो भी आपके कास्ट कैटेगरी वाइज जो अमाउंट पे करने होते हैं यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि 1180 रुपये पेमेंट करने को बोल रहा है क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आपके चुने हुए पोस्ट के अनुसार, यानी जिस पोस्ट को आपने चूज किया है उसके अनुसार से यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फिलअप करने होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन की डिटेल्स दे देनी है। ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज किया है या ईयर वाइज किए हैं, तो मैं ईयर वाइज किया हूँ, ईयर को सिलेक्ट कर लिया भाई। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा डिग्री, यानी कि डिग्री आर्ट्स से है, साइंस से है, जो भी आपका होगा, कॉमर्स होगा, कॉमर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमर्स को सिलेक्ट कर लिया हमने क्योंकि कॉमर्स था। उसके बाद स्ट्रीम यानी कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स कोई है तो उस सब्जेक्ट को आप यूज कर लेंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कितने कोर्स का आपका कितने साल का था, तो मेरा 3 साल का था। उसके बाद कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया था, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी था। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज कर लेना है डेट ऑफ पासिंग, यानी कब आप पास हुए थे, तो अपने पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आप मार्कशीट पे देख के डेट को लिख सकते हैं कि आपका पासिंग ईयर क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं ईयर वाइज अपने को दे देंगे डिटेल्स, तो आपका 3 साल का ईयर तो 3 साल दे देंगे, यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में मेरा मार्क्स ऑब्टेन हुआ था 360 मार्क्स ऑब्टेन हुआ था, टोटल मेरे 500 मार्क्स थे, एग्जाम हुए थे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्टेन मार्क्स लिख दिया, यानी कितने मार्क्स आए थे और कितने मार्क्स थे एग्जाम हुए थे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 3 साल का था तो 3 ही साल का आपको यहाँ पे दे देना है, तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे 1500 मार्क्स थे, एग्जाम हुए थे और 72% हमारे ऑब्टेन हुए। ये मेरा हो गया 3 साल का भाई लेखा जोखा ग्रेजुएशन की डिग्री। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज था या ईयर वाइज था, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ईयर वाइज था, तो उसके बाद यहाँ पे अदर देखते हैं कि अदर का भी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एमए किए हो, एमकॉम किए हो या एमएससी है, वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एमकॉम लिख देता हूँ m.com, ठीक है। मेरा मास्टर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप एमए किए हो तो आप सिंपल सा एमए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे था ना कॉमर्स था तो कॉमर्स या सब आर्ट लिख देते हैं, तो मैं आप यहाँ पे कॉमर्स भी सिंपल सा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे हमारा, तो हम यहाँ पे कॉमर्स भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉमर्स भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दे देने हैं, यहाँ पे क्या बोला गया था भाई, तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, आपके कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशल सब्जेक्ट्स, तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा यानी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कितने साल का कोर्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का होता है, हम 2 साल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो आप जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कब आप पास आउट हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को, उसकी डिटेल देनी है, तो आपके मार्कशीट पे वो डेट लिखा होता है, आप वहाँ से देख के उस डेट को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से वही सेम प्रोसेस है कि आपके जो फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा लोगों का सेमेस्टर वाइज भी होता है, मेरे को पता है, तो यहाँ पे ईयर वाइज जिनका होगा ईयर वाइज दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज तो सेमेस्टर वाइज वो आपके हाथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन यानी कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर में, मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे 360 मार्क्स ऑब्टेन हुए। अब सेकेंड ईयर में मेरे फिर से 350 मार्क्स मान लेते हैं ऑब्टेन हुए और 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो टोटल मेरा फाइनल यहाँ पे बन के आ जाता है। अगर आपका जितना भी ईयर का होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है तो उन सारी डिटेल्स को आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशंस है दे सकते हैं। अगर इतना नहीं है और भी कोई ज़्यादा है तो आप अदर में दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट्स होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चूज कर लेना होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे गए हैं। हैव यू देख सकते हैं कि प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर्स, गुड इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आपका भाई पर्सनल जो बात करने का स्किल्स है वो अच्छा है और आप कंप्यूटर अच्छे खासे तैयार चलाते हैं तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशंस की वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल से, देखिए वो भी कमर्शियल बैंक में, कोई कमर्शियल बैंक में अगर आप 3 साल के पास आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का कमर्शियल बैंक में, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि JIIB आप अगर पास किए हैं, JIIB एंड CAIIB अगर आप पास किए हैं तो यस कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर भी क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट्स होगी तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं भाई मेरे पास ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। अगर नहीं होगा तो
आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल दे देनी होगी, आपकी एक्सपीरियंस डिटेल। मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ एक्सपीरियंस डिटेल पे, ठीक है। और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस होगी उसमें आपको यस यहाँ पे कर ही लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल दोगे, नेम एज एम्प्लॉय, ठीक है, आप कौन से एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम देंगे। अगर कर रहे होंगे अभी प्रेजेंटली में तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कब तक किया, यानी कि मान लेते हैं कि मैंने 3 साल किया, तो भाई मैंने 2017 से स्टार्ट किया होगा, तो मैं यहाँ पे 2017 को दे लेता हूँ। 2017 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है टू यानी कि फ्रॉम में यानी कब से और कब तक, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दे लेता हूँ। मैं इतना आपको आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, ठीक है, और आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। तो मैं यहाँ पे 21 भी दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकते हैं कि महीना यहाँ पे टोटल आ जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज तो मेरा रेगुलर था, ठीक है, रेगुलर ड्यूटीज था। उसके बाद रीजन ऑफ लिविंग यानी आपने इस भाई काम को क्यों छोड़ा, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, इलनेस था, बीमारी था, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे करके आप उन्हें वर्क एक्सपीरियंस डिटेल को दे के ऐड मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस डिटेल है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज दे देनी है, तो मान लेते हैं हम हिंदी यहाँ पे लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज को, तो रीड मुझे यहाँ पे पढ़ना आता है, राइट लिखना भी आता है, स्पीक बोलना भी आता है हिंदी को। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश अगर लिखूँ तो इंग्लिश को मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड मेरे को पढ़ना आता है, राइट लिखना आता है, बोलना नहीं आता, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रही थी कि यहाँ पे जैसे ये जो मैं भाई जूम कर दिया था इसीलिए दिखाई नहीं दिया मेरे को। यहाँ पे जो है ना डिटेल, एजुकेशनल डिटेल देने के बाद लास्ट में आपको जो है परसेंटेज एंड ग्रेड भी देना था। तो ये सिंपल सा चीज़ है जो मैं भूल गया था, आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको परसेंटेज एंड फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास को चूज करना है, और यहाँ पे मैंने सब कुछ दे दिया है, आप दे सकते हैं। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा यहाँ पे फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है प्रीव्यू हो गया है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिला लेना है कि आपके फॉर्म में कोई गलतियां तो नहीं है। अगर गलती होगा तो आप सुधार सकते हैं, नहीं तो आप आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो है आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। मैं आपको डिक्लेरेशन दिखा दे रहा हूँ कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो रहेगा वो देख सकते हैं कि 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और 200 DPI में स्कैनिंग होना चाहिए। अब वहीं पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन जो है आपका इंग्लिश में रहेगा। एक वाइट पेपर पे आप ब्लैंक पेन से लिख लोगे, ठीक है, ब्लैंक इंक से लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो रहेगा 50 से 100 KB के बीच में आपका रहना चाहिए उसकी साइड। मैं बता दूं क्या लिखना है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप यही लिख देंगे सेम एज सेम। आपको मैं बता दूं आई के बाद योर नेम पे अपना जगह लिख देना, यानी कि मेरा नाम मनीष कुमार है तो आई मनीष कुमार यहाँ पे रहेगा योर नेम के जगह पे। और ये सेम टू सेम लिखने के बाद आप नीचे में यहाँ पे एक अपना सिग्नेचर कर देंगे और इसी को आपको अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे उन दोनों भाई फाइलों को अपलोड कर लेंगे JPG एंड JPG के फॉर्मेट में। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा अपलोड हो चुका है, इसीलिए प्रीव्यू करने का ऑप्शन दे रहा है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे 1180 रुपये पेमेंट करने होंगे। आप जिस कैटेगरी से होंगे उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। मैंने जनरल को सिलेक्ट किया है इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भाई पेमेंट मांग रहा है, तो मैं सबमिट कर लेता हूँ अब। तो उसके बाद हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट के पेज पे और यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, लाइक एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, QR कोड, यानी गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब एक QR कोड जनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड ओपन हो चुका है, इसको स्कैन करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एंड ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स एंड गवर्नमेंट जॉब की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं नई वैकेंसी में कोई नए लेटेस्ट अपडेट के साथ।